हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 6th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दैट इज कैपिटल बजटिंग, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट के 3 लेक्चर 3rd 4th 5th में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही हम टेक्निक्स देख चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग के कौन कौन सी टेक्निक है। तो हमने देखा था कि 6 टेक्निक्स होती हैं कैपिटल बजटिंग की, जिसमें से 4 टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड मेथड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। तो ये 4 टेक्निक पढ़ चुके हैं। आज हम 5th टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो ये जो 5th टेक्निक है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि ये टेक्निक क्या होती है, क्या फॉर्मूला है, उसका एक्सेप्टेंस रूल क्या है, उसके मेरिट्स डीमेरिट क्या है इस टेक्निक के, प्लस इस टेक्निक पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये सारे ही पॉइंट हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक और दूसरा क्या है, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मतलब वो टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। ठीक है, जिसमें 4 टेक्निक्स थी, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, जिसमें हम ये पहली, तीसरी और चौथी जो टेक्निक है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक यानी वो टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती है। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड इसमें आता है और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो दिस इज अ नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, ये एक नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यही टेक्निक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दिस वन, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अब ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो टेक्निक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, और एक और नाम भी है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक के 3 नाम है, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। एंड ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक है ना, ये इन बाकी पांचों टेक्निक में अलग है सबसे। मैंने बताया था ना 6 टेक्निक है, तो ये जो नेक्स्ट 5 टेक्निक्स हैं, उन सबसे अलग है ये वाली टेक्निक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक जो है सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग डेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अकाउंटिंग डेटा मिलता है, उस डेटा को यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। बाकी जितने भी हमने मेथड पढ़े, ठीक है, आपने देखा सारे ही मेथड में, चाहे एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, किसी भी मेथड की बात करिए, हर जगह पे कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। वहां पे कैश फ्लो एस्टिमेट किया जाता था। ठीक है, हमने देखा था ना, वहां पे हम C0, C1, C2 देखते थे, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करते थे। बट दिस इज अ सिंगल मेथड, ये इकलौता ऐसा मेथड है जहां पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज की जाती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये मेजर करने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, और इसमें हम एवरेज निकालते हैं। अभी मैं बताऊंगी इसका फॉर्मूला, इसमें हम एवरेज निकालते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं और यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, ईबीडीआईटी, ईबीडीआईटी यानी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, ये आपको दिया रहेगा, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे आप टैक्स लगाएंगे और टैक्स को माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, फिर उसके बाद उसका एवरेज लीजिएगा। एवरेज कैसे लेंगे, आप लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से उसको डिवाइड करेंगे।
जो भी आपको एन दिया रहेगा, अगर प्रोजेक्ट 5 ईयर चल रहा है तो जो भी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको 5 ईयर से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली एन से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट एक चीज है कि अगर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रेट से लग रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से नहीं, सॉरी, अगर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है, यानी अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जानते हैं ना डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, तो अगर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है तो उस केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। अगर डेप्रिसिएशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ARR। ARR कैलकुलेट करने का ये है फॉर्मूला, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आपको कहीं पे ऐसे भी मिलेगा कि दिस इज द फॉर्मूला। ये क्या है? ये उसी चीज को दूसरे ढंग से लिखा गया है। ARR क्या है? ARR इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें से 1 - T, यानी उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 - T का मतलब क्या है? उसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया और फिर डिवाइड बाय n, उसका एवरेज ले लिया, ठीक है। और ये समेशन है, मतलब हर साल का, जितने भी ईयर का प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट 3 साल का है तो तीनों साल का EBIT, उसमें से 1 - T करेंगे। 1 - T मतलब टैक्स माइनस करेंगे और उसका एवरेज लेंगे, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा, I0 प्लस IN डिवाइडेड बाई 2। आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, ठीक है। आई नॉट क्या है? यानी बिगनिंग में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी बुक वैल्यू, दिस इज आई नॉट, ठीक है। और आई एन क्या है? आई एन है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द एन नंबर ऑफ ईयर। जब प्रोजेक्ट एंड होगा उस समय जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो बुक वैल्यू है दैट इज आई एन, ठीक है। तो बिगनिंग में और एंड में जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका सम करिए, डिवाइड करिए 2 से, तो ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज कर रहे हैं तो आप ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है ये ऐसे निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूला ये भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने तो ये पढ़ा है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। ये बेसिक फॉर्मूला है। ARR क्या है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर मैं एक्सेप्टेंस रूल की बात करूं तो ARR मेथड, जो हम ARR जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करते हैं, अगर वो ज्यादा आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, या कह लीजिए जो भी मिनिमम रेट स्टैब्लिश किया है मैनेजमेंट ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने जो भी स्टैंडर्ड रेट या कह लीजिए जो भी मिनिमम रेट सेट किया है, अगर आपका ARR उससे ज्यादा आता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उससे ज्यादा आता है, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ARR स्टैंडर्ड रेट या मिनिमम रेट से कम आता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो सिंपल एक्सेप्टेंस रूल है, ठीक है। जैसे सपोज करिए जो आपकी कंपनी है उसका टॉप मैनेजमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट शुड बी 10% से ज्यादा होना चाहिए, और आपने जब ARR अपने प्रोजेक्ट का कैलकुलेट किया तो आपने पाया 12%, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न तो ज्यादा है मिनिमम रेट से, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, बट इसी की जगह अगर 8% आता तो आप रिजेक्ट करते, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्टेंस रूल। प्लस ये जो मेथड है ये रैंकिंग में भी हेल्प करता है। अगर प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करना हो तो उसमें भी इस मेथड को यूज किया जाता है। इस मेथड को यूज करके आप प्रोजेक्ट की रैंकिंग कर सकते हैं, राइट। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं तो इनमें कई और न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ, कौन से नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शो किया है। और आप एक बार ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। वैसे यहाँ पे बता देती हूँ ये सारे ही सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ, तो जरूर इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए, ठीक है, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
राइट। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग आपके लिए घंटों निकालते हैं एक एक वीडियो बनाने में। आप खुद जानते हैं वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना घंटों लगते हैं, और लाइक का बटन प्रेस करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो प्लीज हम लोग को मोटिवेट करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं एआरआर पे। ठीक है, फॉर्मूला तो याद है ना, एआरआर इज इक्वल टू प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये था फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है 40,000। इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईबीडीआईटी दिया है फर्स्ट 5 ईयर की। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर का ईबीडीआईटी दिया है जो भी एक्सपेक्टेड है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000। ठीक है, और 50% का टैक्स रेट है, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है, यानी कि कांस्टेंट है डेप्रिसिएशन। तो आपको एआरआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट कितने साल का है, 5 साल का है, तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर एक कॉलम लिया हमने एवरेज का, क्योंकि देखिए हमें क्या जरूरत है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में जरूरत है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहले जरा हम एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी 20,000। ठीक है, यानी 20,000। तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया 20,000। तो हमने फॉर्मूला, ये एआरआर का फॉर्मूला है, इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट 20,000 हमने पुट कर दिया। ठीक, अब निकालते हैं मेन चीज, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ईबीडीआईटी जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना 10 12 14 16 20, इतने हजार आपको ईबीडीआईटी दिया गया है। ठीक है, तो लगे हाथ आप यहाँ पे इनका सम करिएगा, ईबीडीआईटी का। ईबीडीआईटी का आप सम करेंगे, यू विल गेट 72,000, आपको मिलेगा 72,000 मिलेगा। ठीक है, और फिर एवरेज निकालना है ना, आप इनको डिवाइड करिए 5 से, तो यू विल गेट 14,400। तो ये ईबीडीआईटी का एवरेज आ गया। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। देखिए पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर टैक्स माइनस करना है। तो अब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्लास 11th में डेप्रिसिएशन हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। ये कहे, ठीक है, लाइफ ऑफ द एसेट, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है कितने साल चल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है 40,000, रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं दी है, तो -0 करिए, डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने साल की लाइफ है 5 साल की, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट डेप्रिसिएशन 8,000। 8,000 मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, और ये कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जानते हैं कांस्टेंट रहता है। तो 8,000 पहले साल, 8,000 दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवे, हर साल 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज भी क्या होगा 8,000 होगा। ठीक है, ये निकल आया। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ईबीडीआईटी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आ गया ईबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, तो आप 10,000 में से 8,000 माइनस करिए, आ गया 2,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2,000 पहले साल का। दूसरे साल का 12 में से 8 माइनस करिए 4,000। ऐसे ही तीसरे साल का माइनस करेंगे 6,000, चौथे साल का 8,000, पांचवें साल का 20 में से 8 गया 12,000। ठीक है, तो आपने ईबीआईटी पांचों साल का कैलकुलेट कर लिया। लगे हाथ इनको सम कर लीजिए। आप जब इनको सम करेंगे यू विल गेट 32,000। आप इसको सम करेंगे यू विल गेट 32,000। और अब इसको एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 6,400। ठीक है, तो हमारा ईबीआईटी आ गया। ठीक, यहां तक हो गया। अब हम लगाएंगे टैक्स, टैक्स इंपोज किया जाएगा ना, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, ईबीआईटी 1 - टी चाहिए। तो अब हमें टैक्स लगाना है। अब एक खास बात है, टैक्स किस पे लगता है, बताइए टैक्स हम किस पे लगाएंगे, ये क्या 10,000 पे हम टैक्स लगाएंगे, एक बार ये बताइए, ये जो 10,000 है ईबीआईटी, क्या टैक्स का रेट इस पे लगाया जाता है, नहीं, टैक्स का रेट, टैक्स लगाया जाता है रेसिडुअल वैल्यू पे, यानी जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे टैक्स लगाया जाता है।
तो ये जो EBIT आया है ना, इस पे टैक्स लगाएंगे। टैक्स का रेट क्या है? 50%। तो 2000 का 50% कितना हुआ? 1000। 4000 का 50% कितना हुआ? 2000। 6000 का 50% 3000। 8000 का 4000। 12000 का 6000। तो दिस इज टैक्स, ये लगा दिया हमने टैक्स। तो चारों नहीं, 5 साल पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, लगे हाथ आप टैक्स को सम करके आप उसका एवरेज भी ले लीजिएगा, एवरेज की कॉलम में फिल करने के लिए। तो आप टैक्स पूरा सम करेंगे, यू विल गेट 16000। आपका 16000 आएगा, 16000 को 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा 3200। तो आपने टैक्स ये इम्पोज कर दिया। ठीक है, टैक्स लगाया। अब टैक्स लगा दिया, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। अब निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? EBIT में से टैक्स माइनस करिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो 2000 में से 1000 गया 1000, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में 4 गया 4, 12 में से 6 गया 6। ठीक, निकल आया EBIT। लगे हाथ इनका सम कर लीजिए। तो इनका सम आप करेंगे, वही आएगा 16000, 5 से डिवाइड करिए, आ जाएगा 3200। तो ये आपका आ गया EBIT 1 - T, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स के बाद जो अर्निंग बच रही है वो आपकी आ गई। ठीक है, और यही तो, और फिर इसका हमने एवरेज भी निकाल लिया। वैसे EBIT 1 - T कितना आया? 16000 आया, और फिर इसका एवरेज निकाला तो आ गया 3200 आ गया। और यही तो हमें यहाँ पे पुट करना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही तो पुट करना है। तो 32 को उठा के हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, डिवाइड किया किससे? 20000 से। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई किया 100 से, यू गेट 16%। आ गया आपका आंसर 16%, यानी ARR की वैल्यू कितनी आ गई? 16%। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। और अगर इसी की जगह ये भी आगे दिया होता कि आपको डिसीजन बताना है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, तो आपको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड रेट दिया रहता कि फर्म ने डिसाइड किया है कि 20%, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर फर्म ने डिसाइड किया है कि मिनिमम रेट 20% होना चाहिए, और आपने ARR कैलकुलेट किया तो आपका आया 16%, तो इसका मतलब क्या है? ARR इज लेस देन 20%, तो दिस प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड, ये प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो मिनिमम स्टैंडर्ड रेट है उससे कंपेयर करके डिसीजन देंगे। तो इस तरीके से ARR कैलकुलेट होता है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट। तो इस मेथड का मेरिट क्या है? ठीक है, मेरिट क्या है? सबसे पहले इसका मेरिट ये है इस मेथड का कि इस मेथड में हम अकाउंटिंग डेटा को यूज करते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं इस डेटा से। ठीक है, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट, बहुत इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, कैलकुलेट करना आसान है। और अकाउंटिंग डेटा से तो सारे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट जितने भी होते हैं वो फेमिलियर होते हैं। तो दिस इज द मेरिट। और अगर हम डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट बहुत बड़ी है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही नहीं कंसीडर करते। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आज हमने पढ़ लिया ARR मेथड डिटेल में। ठीक है, अब अगले लेक्चर में आपको आखिरी मेथड जो 6 मेथड है, ये था 5वां मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो लास्ट मेथड है IRR, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ हमारा जो कैपिटल बजटिंग का पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।